ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इसके पहले हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 पढ़ेंगे। इस तरह स्टार्ट किए ना 1 जुलाई से स्टार्ट किए हैं। 100 क्वेश्चन का जीके का प्रैक्टिस सेट। इसका टेस्ट नंबर 11 है। ये टेस्ट हुआ था 15/7/2024 को टेस्ट हुआ था। इसी का कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। आप लोग जवाब भी दीजिएगा। टेस्ट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है कि उत्कल प्रांतीय किसान सभा के नेता अध्यक्ष कौन थे? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। मालती चौधरी। हाँ, तो कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है उत्कल प्रांतीय किसान सभा के नेता अध्यक्ष कौन थे? तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मालती चौधरी थे। कौन थे? मालती चौधरी, याद रखिएगा। तो कह रहा है उत्कल प्रांतीय किसान सभा के नेता या अध्यक्ष कौन थे? तो मालती चौधरी थे। कौन थे? मालती चौधरी। उत्कल प्रांतीय किसान सभा के नेता या अध्यक्ष कौन थे? तो मालती चौधरी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विजयनगर के किस शासक को एक शिलालेख में गज बैठकर हाथियों का शिकारी कहा गया है? क्या होगा बताइए। देवराय द्वितीय। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 डी होगा, देवराय द्वितीय को। क्या है? देवराय द्वितीय। तो कह रहा है विजयनगर के किस शासक को एक शिलालेख में गज बैठकर मतलब हाथियों का शिकारी, गज बैठकर मतलब क्या होता है? हाथियों का शिकारी होता है, कहा गया है। तो देवराय द्वितीय को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? क्या होगा? तो 3 का राइट आंसर होगा हाँ ऑप्शन नंबर सी, बरीद ए मुमालिक। क्या है? बरीद ए मुमालिक। तो कह रहा है सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते थे? तो बरीद ए मुमालिक कहते थे। ठीक है, सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग को क्या कहते थे? बरीद ए मुमालिक कहते थे। आए क्वेश्चन नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने चिश्ती संप्रदाय के प्रचार के लिए दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान को अपना मुख्य केंद्र बनाया था? क्या होगा? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, दौलताबाद। क्या है? दौलताबाद। तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने चिश्ती संप्रदाय के प्रचार के लिए दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान को अपना मुख्य केंद्र बनाया? तो दौलताबाद बनाया। ठीक है, आए क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है? जब विधेयक पारित हुआ तब जॉन मार्ले भारत के गवर्नर जनरल थे। ये गलत। हाँ, तो इसमें जो है ना, इसमें गलत क्या है? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। जब विधेयक पारित हुआ तो जॉन मार्ले भारत के गवर्नर थे। बिल्कुल गलत है। इसमें सही क्या है? इसमें मार्ले मिंटो जो है ना, इसे 1909 में पेश किया गया था। बिल्कुल सही है। और मार्ले मिंटो जो है इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किए गए हैं। मार्ले मिंटो में सामुदायिक प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किए गए हैं। क्या? हाँ, और आय कारण की इस सुधार में मार्ले मिंटो सुधार ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार को बढ़ाया। ये तीनों कथन क्या है? तो सही है। ए, बी और डी क्या है? तो सही है। ठीक है, तो क्या बोले मार्ले मिंटो क्या थे? बताइए तो फिर से। मिंटो और मार्ले उसका सचिव। जॉन मार्ले भारत सचिव के पद पे थे और मिंटो गवर्नर जनरल थे। हाँ, सही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक थे। कौन थे? बताइए राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिवदयाल साहब। क्या है? शिवदयाल साहब। तो राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब थे। राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब थे। कौन थे? शिवदयाल साहब जो है राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक थे। आगे इसमें मिलान करना है। समिति दिया हुआ है और उसके अध्यक्ष दिया हुआ है। तो बताइएगा कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए इसका क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू होगा। कौन है? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। बिल्कुल सही है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या होगा? संचालन का बोलेगा तो राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संचालन बोलेगा तो राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के बोलेगा तो राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति का बोलेगा राजेंद्र प्रसाद। और मूल अधिकार संबंधी उप समिति का बोलेगा तो कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। हाँ, तो मूल अधिकार संबंधी उप समिति का बोलेगा जेबी कृपलानी। मूल अधिकार संबंधी उप समिति का बोलेगा जेबी कृपलानी। और सर्वोच्च न्यायालय समिति का बोलेगा तो ये हो जाएगा एस वारदाचार्यार। तो सर्वोच्च न्यायालय समिति का बोलेगा एस वारदाचार्यार। तो संघ संविधान समिति का जवाहरलाल नेहरू, संचालन तो राजेंद्र प्रसाद, मूल अधिकार संबंधी उप समिति का बोले जेबी कृपलानी और सर्वोच्च न्यायालय समिति का बोलेगा तो एस वारदाचार्यार। ठीक है,
आइए क्वेश्चन नंबर आइए 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इंदिरा साहनी कह रहा है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के बाद में विनिश्चय के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए क्या होगा। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, M.H. कानिया। क्या है? M.H. कानिया, ठीक है, M.H. कानिया। तो कह रहा है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के बाद में विनिश्चय के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? M.H. कानिया थे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है कि चुनावों के राज्य वित्त पोषण रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो क्या होगा? 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी होगा ना। कह रहा है कि चुनावों के राज्य वित्त पोषण रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था? हाँ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इंद्रजीत गुप्ता समिति को नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सारे जी के जितने भी 100 क्वेश्चन है ना, एक तरह से बहुत अच्छा क्वेश्चन सर डालते हैं, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस सेट को देखा कीजिए। बाकी पीछे से ना हम लोग क्या करेंगे ना, संडे उन्डे को ना पूरा 505 प्रैक्टिस सेट होगा तो 500 क्वेश्चन रीड कर लेंगे। पिछले बार भी नहीं किए, लेकिन इस बार करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ना बहुत सारा क्वेश्चन इससे आ सकता है। बाकी बिहार पुलिस का जो सर करवा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, वो भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है। ये सब हम अगला अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं ना, अगर 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अगर मिल जाएगा तो समझ रहे कितना बड़ा बात है, और अच्छा अच्छा क्वेश्चन डाला हुआ है। कह रहा है कि शुद्ध आय की गणना CAG द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो क्या होगा? 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 279। कह रहा है शुद्ध आय की गणना CAG द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण अंतिम माना जाता है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 279। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद प्रकाशित कराने का प्राधिकार किसे प्राप्त है? तो क्या होगा? 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। क्या है? राष्ट्रपति को। तो कह रहा है कि संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद प्रकाशित कराने का प्राधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। आगे कह रहा है कि कन्हई चटर्जी द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1969 में किया था? तो क्या होगा? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर, ठीक है। तो कह रहा है कि कन्हई चटर्जी द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1969 में की थी? तो माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर है, ठीक है, याद रखिएगा। सही बात है सर, जानते हैं इसमें वीडियो जब लॉन्ग होता है तो बहुत लोग कम देखते हैं, यही देखते हैं दूसरा चैनल पे तो 20 मिनट का वीडियो है ना, लेकिन पता है उसका व्यू बहुत ज़्यादा है, लोग उसको पसंद करते हैं, और उसको बहुत लोग कमेंट करेंगे ना कि हाँ, लेकिन ये नहीं देखता है ना। देखिए मेरा कहने का मतलब, मेरा उद्देश्य रहता है ना कि एक क्वेश्चन को हम 2 से 3 बार रिपीट करें कि क्वेश्चन दोबारा पढ़ना ना पड़े, याद हो जाए। और उसमें क्या है, जो 20 मिनट खत्म करता है बस एक बार क्वेश्चन रीड किया, आंसर बताया, और मेरा होता है कि नहीं, हम बस क्वेश्चन को हम याद करवा दें, मेरा उद्देश्य यही होता है। इसलिए पता है क्लास जाता है लॉन्ग, यही दिक्कत है। और लोग पता है इसी चीज़ को, जो अच्छा चीज़ रहता है ना, उसको इग्नोर लोग करता है। बात सही है। बहुत सारा क्लास देखे हैं कि इसका 20 मिनट का पेज का मेरा वीडियो है, 100 क्वेश्चन पूरा खत्म, डिटेल कुछ नहीं। और बहुत लोग लड़के बोलते हैं कि नहीं सर कुछ डिटेल बता दीजिए, डिटेल बताएंगे तो और चल जाएगा 1.5 घंटा का वीडियो, 1.5 घंटा क्लास चल जाएगा, तो और लोग नहीं देखेंगे। लेकिन हम सोचते हैं क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट कर देना कि दोबारा क्वेश्चन आदमी को याद हो जाए, हर जो देखे उसको याद हो जाए। मेरा कहने का उद्देश्य यही होता है। लेकिन ठीक है, लेकिन हम जैसे याद क्वेश्चन करना जरूरी है ना, तो 5 मिनट ज़्यादा जाएगा, क्या दिक्कत है, लेकिन कोशिश करेंगे जल्दी खत्म कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से क्षेत्रों में से किनमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? क्या होगा बताइए? 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए, डी होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी है। क्या उपयुक्त सभी? कैम्बे बेसिन है, कावेरी बेसिन है, और कृष्णा गोदावरी बेसिन है। तो कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किनमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? तो कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन और कृष्णा बेसिन है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हरियाली योजना का संबंध किससे? बताइए, हरियाली योजना का संबंध किससे है? इनका संबंध जो है ना जल प्रबंधन से। किससे? जल प्रबंधन से। हरियाली योजना का संबंध किससे है? जल प्रबंधन से। किससे? जल प्रबंधन से। आइए कह रहा है विश्व के 3 प्रमुख पुनर्निर्यात पतन में इनमें से कौन सा एक नहीं है? बताइए क्या नहीं है? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता नहीं है, लेकिन सिंगापुर है, कोपेनहेगन है और रॉटरडम है। तो कह रहा है कि विश्व के 3 प्रमुख पुनर्निर्यात पतन में से कौन एक नहीं है? सिंगापुर नहीं है, सॉरी कोलकाता नहीं है, लेकिन सिंगापुर है, ठीक है। और इसका जो है ना कोपेनहेगन है, रॉटरडम है, याद रखिएगा। आगे याद रखिए क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है सोनालिका अर्जुन एवं कल्याण सोना उन्नत किस में है? बताइए किसकी है? बताइए क्या होगा? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो बी, गेहूं का है। किसका है? गेहूं का। तो कह रहा है सोनालिका अर्जुन एवं कल्याण सोना उन्नत किस में है? तो गेहूं का है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? बताइए क्या होगा?
17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी से निकाली गई है। ठीक है, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि भारत में मानसून के प्रकोष्ठ के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है, तो क्या होगा बताइए। पूर्वी जेट प्रवाह को 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी जेट प्रवाह को। क्या है, पूर्वी जेट प्रवाह को। तो कह रहा है कि भारत में मानसून के प्रकोष्ठ के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है, तो पूर्वी जेट प्रवाह को। आगे है क्वेश्चन 19 कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कौन इसमें गलत है। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है ना वायवीय शोषण का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल, ये बिल्कुल गलत है। इसमें सही क्या है, तो वनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण भी कम किया जाता है, बिल्कुल सही है। वनों के द्वारा जो है ना ध्वनि प्रदूषण कम कर सकते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। और विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह की खोज जूल ने किया था, बिल्कुल सही है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य शुरू होते हो जाता है, बिल्कुल सही। ये तीनों कथन क्या है, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है कि पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में मात्र कितना प्रतिशत पानी पीने से योग्य है, बताइए क्या होगा। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है ना, 0.006% है। ठीक है, तो कह रहा है पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में हाँ, पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में मात्र कितना प्रतिशत पानी पीने योग्य है, तो 0.006% है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अवरक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है, तो क्या होगा बताइए। किस का राइट आंसर, विद्युत ऑप्शन नंबर ए, विद्युत में। क्या है, विद्युत में। तो कह रहा है ना कि अवरक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है, विद्युत में। आइए कह रहा है संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं, क्या होगा बताइए। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए को कहते हैं, किसको कहते हैं, विटामिन ए को। तो कह रहा है संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन ए को कहते हैं। आइए कह रहा है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो क्या होगा। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, कार्ल मार्क्स। क्या है, कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे मानते हैं, कार्ल मार्क्स को। आगे हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था, बताइए हिटलर का प्रचार मंत्री बताइए। गोबेल्स तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोबेल्स था। हिटलर का प्रचार मंत्री बोलेगा तो गोबेल्स था। आइए क्वेश्चन 25 पे ये कह रहा है पेनिसुलर युद्ध 1808 से 14 की ईस्वी के दौरान किन दो देशों के मध्य लड़ा गया था, बताइए क्या होगा। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस और तथा ब्रिटेन के बीच हुआ था। ठीक है, तो पेनिसुलर का युद्ध जो हुआ था ना 1818 से 14 के बीच हुआ था, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुआ था। आइए कह रहा है सिटमेक्स सैन्याभ्यास में निम्न में से कौन सा एक देश शामिल नहीं होता, बताइए। सिटमेक्स सैन्याभ्यास में निम्न में से तो कह रहा है ना कि सिटमेक्स सैन्याभ्यास में निम्न में से कौन सा एक देश शामिल नहीं होता है। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका नहीं है, लेकिन सिंगापुर है और भारत है, थाईलैंड है। ठीक है, आइए क्वेश्चन 27 पे कह रहा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट कौन जारी करता है, बताइए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हाँ, तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, सी, विदाउट बॉर्डर्स है। तो बताइएगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2024 में भारत का रैंक कितना है, बताइए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, इसका 159 होगा। ठीक है, याद रखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में कितना रैंक है, 159 है 2024 में। पहले था 161 था, लेकिन अब वर्तमान में कितना 2024 में 159 है। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि विश्व का सबसे विस्तृत जल डमरू मध्य कौन सा है, बताइए क्या होगा। डेविस है। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, डेविस है। क्या है, डेविस है। तो कह रहा है कि विश्व का सबसे विस्तृत जल डमरू मध्य कौन सा है, तो डेविस है। क्या है, डेविस है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है कि भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य जो है ना कब तक प्राप्त कर लेगा, बताइए। नेट जीरो का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेगा। 2070। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा ना, डी होगा 2070। सी नेट जीरो है ना, सॉरी शून्य बोलेगा तब होगा, यहाँ पे नेट जीरो का बात किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 2047 होगा। ठीक है, शून्य कार्बन अथी बोलेगा तब होगा। सॉरी इसका ना नेट जीरो, सॉरी इसका डी होगा, इसका आंसर ना देखिए, फिर से देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेगा, तो 2070। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी लास्ट में एकदम आंसर अच्छे से जो है ना 2070 तक होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो कह रहा है कि भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेगा, 2070 तक होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, मिहिर सेन। कौन थे, मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, मिहिर सेन। आगे ये कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है कौन सा, बताइए कहाँ, कौन सा झील में या महासागर में। तो 31 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी, वॉन झील में। वॉन झील कहाँ है, बताइए। तो
वॉन झील तुर्की में है, याद रखिएगा। तो विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है किस झील में? तो वॉन झील में, ठीक है। आगे देखिए, इसमें स्थायी क्वेश्चन 32 में क्या है, इसमें स्थायी प्रबंध दिया हुआ सूची 1 में या सूची 2 में क्षेत्र दिया हुआ, इसमें मिलाना है। तो 32 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 32 का बी होगा, ठीक है। तो बताइए मिलाते हैं, फोन जो है ना स्थानीय प्रबंध किस क्षेत्र का है? बताइए, फोन बोलेगा तो कहाँ का है? फोन बोलेगा तो आल्पस है ना, फोन बोलेगा तो क्या होगा? आल्पस का फोन आल्पस का फोन है। और सामुन कहाँ का है? सामुन किस क्षेत्र का है? सामुन कुर्दिस्तान का है। कहाँ है? कुर्दिस्तान का है। कुर्दिस्तान का और सेंटायाना कहाँ का है? सेंटायाना बोलेगा तो कैलिफोर्निया का है, कैलिफोर्निया का। जोंडा बोलेगा तो कहाँ का है? जोंडा अर्जेंटीना का है। कहाँ? अर्जेंटीना का है। अर्जेंटीना का देखिए, अगर यहाँ पे फिर से देखिए, फोन बोलेगा तो आल्पस का हो जाएगा, फोन आल्पस का। सामुन बोलेगा तो क्या होगा? सामुन तो कुर्दिस्तान हो जाएगा। और सेंटुएना बोलेगा तो क्या हो जाएगा? सेंटियाना तो क्या होगा? सेंटियाना तो कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया। और जोंडा बोलेगा तो अर्जेंटीना हो जाएगा, ठीक जोंडा है। रहेगा तो अर्जेंटीना होगा। आगे क्वेश्चन 33 का है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ? बताइए। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शांत घाटी में। क्या होगा? शांत घाटी में सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। आगे कह रहा है कि ट्रैफिक संगठन का संबंध अधोलिखित में से किससे है? तो क्या होगा? ट्रैफिक का संबंध संगठन का बोलेगा तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से है, ठीक है। तो कह रहा है कि ट्रैफिक संगठन का संबंध अधोलिखित में से किससे है? तो जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका है किसका है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलवायु का है। किसका है? जलवायु का है। तो अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका किसका है? तो जलवायु का है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें इधर आइए, ऑप्शन दिया हुआ कह इसमें गलत क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना, जल संरक्षण नहीं है, ये गलत है। क्या है इसका? क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये हुआ था मॉन्ट्रियल क्योटो, जब ये जापान में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल ये हुआ था 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में अपनाया गया था। और ये जो है ना लागू हुआ था 16 फरवरी 2005 में लागू हुआ था। और इसका जो था ना संबंध तो था, ये था मतलब इसको क्या, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो था ना, ये जल संरक्षण नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? जलवायु परिवर्तन से था। क्या था? जलवायु परिवर्तन से था, याद रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे था? जलवायु परिवर्तन से था, याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन संबंधी था क्योटो प्रोटोकॉल। और कार्टेजना प्रोटोकॉल का संबंध बिल्कुल सही है, बायोसेफ्टी से बिल्कुल सही है। और स्टॉकहोम सम्मेलन बोलेगा तो अनवरत जैविक प्रदूषण से था, बिल्कुल सही है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलेगा तो ओजोन परत से था, बिल्कुल सही है, जो कनाडा में हुआ था। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध बायोसेफ्टी से था, बिल्कुल सही है। और स्टॉकहोम सम्मेलन का संबंध अनवरत जैविक प्रदूषण से था, बिल्कुल सही है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोले ओजोन परत से था, बिल्कुल सही है। और क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण नहीं होगा, यहाँ पे जल परिवर्तन होगा। क्या होगा? जलवायु परिवर्तन होगा, याद रखिएगा। और ये जो है ना, यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि था क्योटो प्रोटोकॉल, जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना था। और क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो जापान में अधिकृत किया गया था, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 37 पे, क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में आती है? बताइए क्या होगा? संस्कृत। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 37 का ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत आती है। लेकिन हिंदी नहीं आता है, प्राकृत नहीं आता है, नेपाली आता है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में आता है? संस्कृत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सीख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो कि हिंदू त्योहार के साथ मेल खाता है, क्या होगा? बताइए। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 38 का ऑप्शन नंबर सी, दीपावली। क्या है? दिवाली बोल सकते हैं। तो कह रहा है सीख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो कि हिंदू त्योहार के साथ मेल खाता है, दिवाली। आगे क्वेश्चन 39 कह रहा है कि सादीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सादीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम का है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचारण में किसके ट्रांसमिशन शामिल होता है? तो क्या होगा? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, सिंप्लेक्स। क्या है? सिंप्लेक्स होगा। क्या है? सिंप्लेक्स। तो कह रहा है कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचारण में सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन शामिल होता है। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचारण में ट्रांसमिशन जो है ना, संचारण में सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन शामिल होता है। आगे कह रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार जो है ना किसके द्वारा किया गया था? तो क्या होगा? जेम्स गोस्लिंग। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? जेम्स गॉसलिंग। क्या है? जेम्स गॉसलिंग। तो कह रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार जेम्स गॉसलिंग द्वारा किया गया था।
तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स गॉस्टिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें सूची 1 में दिया हुआ है दिन दिया हुआ है, और सूची 2 में क्या दिया? अवसर दिया हुआ है। कौन सा दिन का अवसर कौन सा था मनाते हैं? तो इसका बताइएगा। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? 11 जुलाई का बोलेगा तो बताइए क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस को मनाते हैं। 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। और यहाँ पे पूछ देगा कि 5 जुलाई को क्या मनाते हैं? 5 जुलाई का बोलेगा तो 5 जुलाई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जुलाई को। और 6 अगस्त को क्या मनाते हैं? 6 अगस्त को बोलेगा तो हिरोशिमा दिवस। और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। और 10 दिसंबर को बोलेगा तो मानवाधिकार दिवस। ठीक है, तो याद रखिए विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस बोलेगा तो 5 जुलाई, हिरोशिमा दिवस बोलेगा तो 6 अगस्त, नागासाकी दिवस बोलेगा तो 9 अगस्त, मानवाधिकार दिवस बोलेगा तो 10 दिसंबर। आइए क्वेश्चन आइए 43 पे कह रहा है कि श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में लिट्टे में पहले टी का अर्थ क्या है? बताइए लिट्टे में टी का अर्थ बोलेगा तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइगर है। क्या है? टाइगर। ठीक है, टाइगर है। आगे इसमें वो कह रहा है कि कौन सा इसमें जो है ना सही सुमेलित नहीं है, बताइए इसमें कौन गलत है? तो 44 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यूएनईपी का जो है ना ये डरबन ही गलत है। यूएनईपी का क्या है? डरबन गलत है। यूनेस्को का मुख्यालय बोलेगा पेरिस फ्रांस में, बिल्कुल सही है। यूनिसेफ का बोलेगा न्यूयॉर्क में, बिल्कुल सही है। अंटार्कटिका का बोलेगा मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। बताइए यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनईपी का बोलेगा तो नैरोबी केन्या हुआ। ठीक है, यूएनईपी का बोलेगा नैरोबी केन्या में हुआ था। प्रदूषण संबंधित है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम नैरोबी केन्या। इसका स्थापना कब हुआ था? 1972 में ना, 5 जून 1972। आइए क्वेश्चन 45 पे एक आ रहा है, निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र यूएनए का एक अंग नहीं है? बताइए कौन अंग नहीं है? तो 45 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, राज्य परिषद नहीं है, लेकिन महासभा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सुरक्षा परिषद है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र यूएनए का एक अंग नहीं है? तो इसमें जो है राष्ट्र परिषद नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, महासभा है, सुरक्षा परिषद है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। इसमें सूची 1 में दिया हुआ स्वर्ण पदक विजेता दिया हुआ, इसमें खेल दिया। बताइए कि अनु रानी जो है ना कितने मीटर में अथी की थी अनु रानी? बताइए इसका जो है ना अनु रानी बोलेगा। इसका राइट आंसर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 46 का ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। क्या ए? तो अनु रानी का जो संबंध है ना किसका है? तो अनु रानी जो है ना भाला फेंक हो जाएगा, भाला फेंक हो जाएगा। और पारुल चौधरी का किससे हो जाएगा? पारुल चौधरी 5000 मीटर। 5000 मीटर। क्या है? 5000 मीटर खेले हैं। और एक ताजिंदर पाल सिंह तूर का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? गोला फेंक, गोला फेंक। और पलक गुलिया का बोलेगा तो 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल। हाँ, तो अनु रानी का हो जाएगा, अनु रानी तो भाला फेंक, पारुल चौधरी तो हो जाएगा 5000 मीटर, ताजिंदर पाल सिंह तूर बोलेगा तो हो जाएगा इनका हो जाएगा गोला फेंक, और पलक गुलिया का हो जाएगा 10 मीटर एयर पिस्टल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आ रही है नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 47 नंबर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है? बताइए तो क्या होगा? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, 8.81 इंच या तो 9 इंच बोल सकते हैं। ठीक है, 9 इंच। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि कितनी होती क्या है? तो 8.81 इंच या 9 इंच। ठीक है, याद रखिएगा। आए क्वेश्चन ये 48 पे कह रहा है कि एक मिनट 47 का राइट आंसर सही है ना? हाँ, डी सही है। आगे 48 पे ये कह रहा है कि नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? क्या होगा? 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि विज्ञान। क्या है? कृषि विज्ञान। तो कह रहा है नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो कृषि विज्ञान। आगे कह रहा है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाओं मिलती है? तो क्या होगा? देखिए क्वेश्चन कर रहा था ना 49 नंबर कि म्यांमार के साथ भारत किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो 49 का राइट आंसर क्या था? 49 का ऑप्शन नंबर होगा 49 का ए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। हाँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम था। ठीक है, और इसका टोटल सीमा जो लगता है ना 1643 किलोमीटर लगता है। और टोटल कितने राज्य से लगता है? राज्य भी पूछता है, याद रखिए 4 राज्य लगता है। ठीक है, टोटल 4 राज्य। अगर यहाँ पूछेगा ना म्यांमार से तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है। और यहाँ पे बात करेगा नेपाल से कौन कौन लगता है? तो नेपाल से उत्तराखंड लगता है, यूपी लगता है, बिहार लगता है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ठीक है, नेपाल से बोलेगा तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। इस यहाँ पे कितना लगता है? टोटल 5 राज्य लगता है। कितना सीमा लगता है? 1751 किलोमीटर लगता है। ठीक है, अगर पाकिस्तान से बात करें तो पाकिस्तान से टोटल लगता है 5 यूटी राज्य लगता है। कौन कौन है?
जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख है। ये सभी याद रखिएगा। और अगर चीन का बात करें, चीन से जो है ना कौन कौन लगता है, तो इसमें भी 5 लगता है चीन से। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल से लगता है 5 गो, सिर्फ म्यांमार से लगता है 4 गो। ठीक है, तो चीन से कौन कौन है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख है। बांग्लादेश से बात करेगा तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। सभी का जो है ना किलोमीटर याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे एग्जाम में, क्योंकि ये सब हाईलाइट क्वेश्चन है, पड़ोसी देश है ना। तो बांग्लादेश याद रखिएगा 4096.7 किलोमीटर, चीन से बोलेगा तो 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान से बोलेगा तो 3323 किलोमीटर, और नेपाल से बोले 1751 किलोमीटर, और म्यांमार से बोला 1643 किलोमीटर। आज पता है ये क्वेश्चन जो है ना, आज सुबह हम क्लास करवाए हैं प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 का, उसका इसमें ये क्वेश्चन था, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में क्वेश्चन ये था, उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे, क्वेश्चन 50 कर रहा है कि मुख्य केंद्रीय क्षेत्र का पृथक करता है, कौन करता है बताइए क्या होगा। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाँ, बृहत हिमालय तथा लघु हिमालय। ठीक है, तो कह रहा है कि मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है बृहत हिमालय तथा लघु हिमालय है। आगे क्वेश्चन नंबर 51 पे ये कह रहा है कि मणिपुर पहाड़ियाँ, कह रहा है कि मणिपुर पहाड़ियाँ से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, किसका है बताइए क्या होगा। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, क्या, सरोवरीय मैदान का। क्या है, सरोवरीय मैदान का, याद रखें क्या है, सरोवरीय मैदान का। तो कह रहा है ना कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। आगे क्वेश्चन 52 पे ये कह रहा है कि सिंधु नदी को लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों और यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता है। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदोस कहा जाता है। क्या कहते हैं, हिंदोस कहते हैं। ठीक है, हिंदोस कहते हैं, याद रखिएगा। कह रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंधु नदी को लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों और यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था, हिंदोस कहते थे। क्या कहते थे, हिंदोस। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे कह रहा है लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो क्या होगा, लेटराइट मिट्टी बोलेगा तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। क्या होगा, कर्नाटक में, याद रखिएगा। तो लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी बोलेगा तो कर्नाटक में मुख्य रूप से पाई जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला वृक्ष है, क्या है बताइए। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीड़ है। क्या है, चीड़। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला वृक्ष है, तो चीड़ है। आइए क्वेश्चन नंबर 55 पे, क्वेश्चन 55 कह रहा है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसमें उसे क्या कहते हैं बताइए, उसे क्या कहेंगे। कह रहा है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमादेश कहते हैं। क्या कहते हैं, परमादेश कहते हैं। क्या कहते हैं, परमादेश, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो 56 का ऑप्शन नंबर याद रखिए, इसका बी होगा। क्या होगा, बी। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित जो है ना करना है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन के से संबंध रहा है बताइए। कह रहा है ना कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 57 का ऑप्शन नंबर ए होगा, बीबी गिरी। कौन है, बीबी गिरी। तो कह रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है, तो बीबी गिरी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, कह रहा है कि भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से कौन है। तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी, अपने राज्य में राज्यपाल होते हैं। क्या होते हैं, अपने राज्य में राज्यपाल होते हैं। तो कह रहा है भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से कौन है। इसमें सबसे कम जो है ना, सबसे क्रम में पहले बोलेगा तो पूर्वता क्रम में तो अपने राज्य के राज्यपाल होंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन 59 कह रहा है कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है किसके द्वारा। तो कह रहा है कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार के द्वारा जो है ना ये पंचायत का चुनाव कराया जाता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, स्टील है, याद रखिए, स्टील है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग जो है ना किसके बराबर है। कह रहा है ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग किसके बराबर है। तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी,
क्या होगा, अर्ध दीर्घ अच के घन के बराबर है, अर्ध दीर्घ अच के घन के बराबर है। तो कह रहा है ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग अर्ध दीर्घ अच के घन के बराबर है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 62 कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, क्या होता है बताइए। कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का जो गुणनफल होता है क्या होता है, तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बल आघूर्ण होता है। क्या होता है, बल आघूर्ण। बहुत अच्छा क्वेश्चन साइंस का दिया हुआ है। सोचिए कि अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना तो हम सोचिए कि हम सोल्यूशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये अपने आप में देखिए। और क्वेश्चन को जो है अच्छे ध्यानपूर्वक देखिए कि याद हो जाए एक बार में क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन जो हो सकता है ना एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आ सकता है। तो सभी क्लास को अच्छे से देखा कीजिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संचित ऊर्जा नहीं है, बताइए। इस ऑप्शन में कह रहा है कि कौन सी जो है एक संचित ऊर्जा नहीं है, तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा जो है ना संचित ऊर्जा नहीं है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा सब क्या है, तो संचित ऊर्जा है। तो कह रहा है इसमें संचित ऊर्जा नहीं है। तो विद्युत ऊर्जा क्या है, संचित ऊर्जा नहीं है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा क्या है, संचित ऊर्जा है। आइए क्वेश्चन 64 कह रहा है किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है, यदि किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है, यदि इस पर किया गया नेट कार्य धनात्मक हो तो क्या होगा। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाती है। क्या होता है, बढ़ जाती है। तो कह रहा है कि किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है, यदि इस पर किया गया नेट कार्य क्या होगा, धनात्मक हो तो क्या होगा, बढ़ जाती है। आइए क्वेश्चन 65 कह रहा है कि यदि बल F मतलब फोर्स, त्वरण मतलब एक्सीलरेशन मतलब त्वरण होता है, ए से डिनोट किया है, दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान मतलब मास ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। कह रहा है यदि मतलब जो है ना, यदि कह रहा है बल मतलब फोर्स, ठीक है। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 65 का बी होगा। क्या होगा, 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, F/A होगा। क्या होगा, F/A। कह रहा है यदि बल मतलब फोर्स और त्वरण मतलब एक्सीलरेशन दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, F/A होगा। आइए कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु, अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पी ब्लॉक में। किस ब्लॉक में पाए जाते हैं, पी ब्लॉक में। तो कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु, अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं, तो पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि वनस्पति तेलों में वनस्पति घी या डालडा के निर्माण में निम्न में से कौन सा प्रक्रम प्रयुक्त किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, सी, हाइड्रोजनीकरण। क्या है, हाइड्रोजनीकरण। तो कह रहा है वनस्पति तेलों से वनस्पति घी या डालडा के निर्माण में निम्न में से कौन सा प्रक्रम प्रयुक्त किया जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण प्रयुक्त किया जाता है। आइए क्वेश्चन 68 कह रहा है कि जियोलाइट क्या है, जियोलाइट क्या है। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, हाइड्राइट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। कह रहा है जियोलाइट क्या है, तो हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन रहिए 69 पे कह रहा है कि लौह अयस्क में लौह के विन्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है। कह रहा है कि लौह अयस्क से लौह के विन्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। आई क्वेश्चन 70 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है। इसमें कह रहा है कि कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा जो है संयोजी उत्तक नहीं है, लेकिन रुधिर, अस्थि और स्नायु ये सब क्या है, तो एक संयोजी उत्तक है। तो कह रहा है इसमें कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है, त्वचा नहीं है, रुधिर, अस्थि और स्नायु है। आई क्वेश्चन 71 कह रहा है कि पौधे में उत्पन्न हुआ हार्मोन जिसके कारण पौधे सूर्य प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, क्या है। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो ए, ऑक्सीन है। क्या है, ऑक्सीन। तो कह रहा है पौधे में उत्पन्न हुआ हार्मोन जिसके कारण पौधे सूर्य प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, तो कौन है, तो ऑक्सीन है। आई क्वेश्चन 72 कह रहा है कि बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है, बताइए। बीज जो है प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है, सॉरी एबिसिक अम्ल है। क्या, एबिसिक अम्ल। तो कह रहा है बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होता है, तो एबिसिक अम्ल से नियंत्रित होता है। आगे क्वेश्चन 73 कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है, बताइए। कह रहा है इंसुलिन हार्मोन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, 73 का ऑप्शन नंबर डी है। क्या है, डी है। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है। क्या होता है, इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 74 पे कह रहा है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, बताइए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, देखिए इधर आइए। तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है ना, ये एक प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा, एक किया गया था हुगो डिवरीज के द्वारा। किसके द्वारा, हुगो डिवरीज के द्वारा। आगे क्वेश्चन 75 कह रहा है कि मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अनियंत्रित एवं नियमित होते हैं, किंतु कैंसर कोशिकाओं में क्या होता है, बताइए। कह रहा है कि मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अनियंत्रित एवं नियमित होते हैं, किंतु कैंसर कोशिकाओं में क्या होता है। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इन नियामक क्रियाविधियों में के खराब हो जाने से
सुरदम मतलब दुर्दम अबूझ बनाने लगते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इन नियामक क्रियाविधियों के खराब हो जाने से सुरदम मतलब बेंजीन एवं दुर्दम मैलिगेंट अर्बुद मतलब ट्यूमर बनने लगते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 76 पे कह रहा है कि बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि किस लिए, बताइए। तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी है। क्या है, बी। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो कह रहा है बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। आगे कह रहा है क्वेश्चन 77 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, सूत्र कीर्तांग। क्या है, सूत्र कीर्तांग सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 878 पे कह रहा है कि प्राचीन काल के भारत परिक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, 78 का ऑप्शन नंबर सी यूनानी शक कुषाण है। तो कह रहा है प्राचीन काल के भारत परिक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। तो यूनानी शक कुषाण है। आगे क्वेश्चन 79 कह रहा है कि हल्बी किस भाषा के परिवार से संबंधित है, बताइए। हल्बी जो है किस भाषा परिवार से संबंध है। तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, 79 का ए है, आर्य है। क्या है, आर्य है। आगे क्वेश्चन 80 कह रहा है कि मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उसके सहयोगियों को हराया था। कह रहा है मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उसके सहयोगियों को हराया था। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खानवा। क्या हो, खानवा का। नेक्स्ट है अंबुर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है, बताइए। अंबुर के युद्ध में संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 81 का क्या ऑप्शन नंबर डी हो, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी है। केवल एक जो है ना सही है, केवल एक। 81 क्या, केवल एक जो है कौन सही नहीं है, केवल एक जो है ना सही नहीं है, कौन है। तो यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई थी, बिल्कुल गलत है। क्या है, गलत है। अंबुर की लड़ाई जो है 1752 में गलत है। या अंबुर के युद्ध में मुजफ्फरगंज, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना मिलकर अनवरत उद्दीन का मुकाबला किया था, बिल्कुल सही है। इस युद्ध में अनवरत उद्दीन सेना को हार कर सामना करना पड़ा था। दोनों कथन क्या है, सही है। तो देखिए अंबुर के युद्ध कब हुआ था। अंबुर का युद्ध कब हुआ था, 1749। 1752 नहीं, 1749 यहाँ पे हुआ, ठीक है, तब सही हो। 1749 में हुआ था। 1749 में जो है अंबुर का युद्ध हुआ था, 1749 में। आगे क्वेश्चन रही 82 पे कह रहा है, 82 में क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता अंकुश लगाया गया था। तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी, वर्ष 1904 में। तो कह रहा है कि भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। तो वर्ष 1904 में। आगे क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि कानपुर के विद्रोही नाना साहेब निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे, बताइए। कह रहा है कानपुर के विद्रोही नाना साहेब निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाजीराव द्वितीय। क्या होगा, बाजीराव द्वितीय। आगे कह रहा है खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च जो है कब जो है ना किसमें जो है बॉम्बे के खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या 1919 में। तो कह रहा है कि खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफ समिति का गठन किया गया था। I-85 कह रहा है कि लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। 85 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, विंस्टन चर्चिल। क्या है, विंस्टन चर्चिल। वह लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल था। आगे क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है समाजवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई। रही है समाजवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी। तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, 86 का ऑप्शन नंबर बी, इंपीरियल कैडेट कॉपर्स। क्या है, इंपीरियल कैडेट कॉपर्स है। आगे क्वेश्चन नंबर 87 का निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति के सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया। निम्नलिखित में से किसने प्रस्थापित की वो सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया। 87 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा 87 का सी होगा, एम वेबर। क्या है, एम वेबर। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित शांति आंदोलन जो है ना ग्रीन पीस मूवमेंट का उद्देश्य नहीं है, बताइए। तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी, गरीबी उन्मूलन नहीं है, लेकिन समुद्र की रक्षा करना है, जहरीले अपशिष्टों को निष्कासन करना है, सही है, और सुरक्षित और सतत व्यापार, ये सभी है। आगे क्वेश्चन 89 कह रहा है कि रूपांतरण वक्र का दूसरा नामक क्या है। रूपांतरण वक्र का दूसरा नाम क्या है। तो 89 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए, उत्पादन संभावना चक्र है। क्या, उत्पादन संभावना चक्र है, उत्पादन संभावना चक्र है। तो कह रहा है कि रूपांतरण वक्र का दूसरा नाम क्या है, तो उत्पादन संभावना चक्र है। आगे क्वेश्चन 90 कह रहा है कि इनमें से कौन सा विपणन मिश्रण का घटक नहीं है। तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राहक नहीं है, लेकिन
उत्पाद बिक्री चैनल तय कीमत है। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विपणन मिश्रण का घटक नहीं है, तो ग्राहक नहीं है, लेकिन उत्पाद तय कीमत और बिक्री चैनल है। आगे क्वेश्चन 91 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, बताइए क्या होगा। तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र होगा। क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, कह रहा है चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार चक्र में मंदी के दौरान बेरोजगारी। क्या है, व्यापार चक्र में मंदी के दौरान बेरोजगारी। तो कह रहा है चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ क्या है, तो व्यापार चक्र में मंदी के दौरान बेरोजगारी है। आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है 93 कह रहा है कि भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1995 में शुरू किया गया था। तो कह रहा है 1995 में भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 1995 में शुरू किया गया था। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 1995 में। आगे कह रहा है 94 कह रहा है कि M2 मुद्रा आपूर्ति एक समापक है, M1 प्लस किसका है, तो इसका है 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डाकघर में बचत जमा का है। तो कह रहा है कि M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मापक है, M1 प्लस डाकघर में बचत जमा का है। आगे 95 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व घाटा है। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है, राजस्व घाटा करता है। आगे कह रहा है 96 कह रहा है सेज से तात्पर्य क्या है, तो सेज से तात्पर्य क्या है, तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। सेज का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इसका बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है प्रैक्टिस सेट में। आगे कह रहा है सेज का जो फुल फॉर्म है क्या है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आगे 97 कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध से होता है, तो क्या होता है, इसका होता है बाह्य क्षेत्र। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। पर किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध किससे है, तो बाह्य क्षेत्र से होता है। किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध किससे होता है, तो बाह्य क्षेत्र से होता है। क्वेश्चन नंबर 98 पे कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में के संबंध में बसाती नूल उन्स, कह रहा है कि किस जो है ना, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है, तो क्या होगा। तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, तो ए है, तिरहुत है। क्या है, तिरहुत। तो कह रहा है बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है, तिरहुत है। आगे 99 कह रहा है किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया था। तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल विद्रोह। क्या होगा, संथाल विद्रोह। तो कह रहा है कि किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन हुआ था, तो संथाल विद्रोह का गठन किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार के मानसून का आगमन होता है कितना से कितना जून तक होता है। बिहार के मानसून का आगमन जो होता है, तो 100 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, 15 से 20 जून तक। हाँ, बिहार के मानसून का जो आगमन होता है 15 से 20 जून तक होता है। तो ये सेट नंबर था 11, सेट नंबर 11 कंप्लीट हो गया। और इसका अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF डाला हुआ है सारा। इसके पीछे के जो प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, इसके पहले करवा चुके हैं 11 प्रैक्टिस सेट, 10 ये तो 11वां प्रैक्टिस सेट था ना, 10 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। उसका सारा क्लास को रिवीजन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा जो है ना फायदा करेगा बिहार पुलिस एग्जाम में, जितने भी एग्जाम होने वाला है। तो रहने दिए आज के लिए तक। नेक्स्ट क्लास चैप्टर सेट नंबर 12 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगले क्लास में।